21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। जो अंदाता है इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। अब इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने कल राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया ना, इसकी गूंज महाराष्ट्र की गली गली में सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ तक किसान इसे सुन रहा है। जब राहुल गांधी ने ये कहा या सिर्फ आम इंसान के लिए चक्रव्यूह बनाना चाहते हो, मतलब ये आम इंसान अभिमन्यु की तरह नीचे नहीं जाएगा, ये अर्जुन है। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं शिव जी की बारात है, वो ऐसी बारात जिसमें हर किसी को स्थान मिलता है। राहुल गांधी का ये भाषण इस वक्त महाराष्ट्र की गली गली में गूंज रहा है रोज से। और सबसे दिलचस्प बात, महाराष्ट्र का पारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, माथे पर शिकन तनाव भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमित शाह ने ये पारा बढ़ाया था जो महाराष्ट्र पहुंचे थे और उन्होंने ये कह दिया था कि वो खबर खाफिरे औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया हैं। उसकी चर्चा मैं करूंगा मगर कुछ चेहरों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे कल इन्होंने सड़क के मुद्दे पर पोल खोल कर रख दी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की, एक मैच शिंदे की, और इन्होंने जो करारा प्रहार किया है उसकी गूंज भी इस वक्त महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। शरद पवार जिन्हें भ्रष्टाचार का मुखिया बताया था अमित शाह में, शरद पवार भी अपनी तरफ से बहुत ही बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा है एक तरी पार मुझे सबक दिमाग सिखाए। अनिल देशमुख, याद कीजिएगा, इन्होंने मेरे ही मंच पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें खत भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इनको फंसाया जाए। एक के बाद एक बयान जो कि राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, शरद पवार और अनिल देशमुख, इसमें महाराष्ट्र का जो है चुनावी पारा बढ़ा गया है। नवंबर तक ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी रहेगी या फिर एमवीए सरकार बनाएगी। एक एक करके वो बयानात जो महाराष्ट्र का चुनावी पारा बढ़ाने हैं। सबसे बड़ी बात, शरद पवार ने अब तक का अमित शाह पर सबसे गंभीर प्रहार किया है। उन्हें तरी पार बकाकर दूसरी लिख कर ले लीजिए। ये कहकर शरद पवार में मुश्किल मोल ली है अमित शाह को जो उन्होंने तड़ी पार बताया ना दोस्तों, आने वाले दिनों में इसका असर आप एजेंसीज के जरिए देखने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कल आदित्य ठाकरे ने किस तरह से सड़क के मुद्दे पर पूरी सरकार की पोल खोल दी। बीएमसी से लेकर नासिक तक, नासिक से लेकर अकल सेतु तक। देखिए किस तरह से आदित्य ठाकरे पोल खोल रहे हैं, अहम उठा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका, पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। 2021-22 के जो काम थे वो स्लो डाउन कर दिए मिंदे सरकार ने। जो 22 में टेंडर्स निकलने वाले थे उनके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को पसंद ही नहीं आया तो वो रद्द कर दिए गए। फिर 23 में 15 जनवरी 2023 को मैंने पत्रकार परिषद ली थी और आप ही के माध्यम से जनता के सामने ये एक मेगा स्कैम एक्सपोज किया था। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है
बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूँ, जवाब आता नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 21-22 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो नहीं। 23 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो 1 भी किलोमीटर हुआ नहीं होगा शायद। जो नए रास्ते किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं, कंक्रीट के हो, वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। और फिर इन रास्तों की या इस टेंडर की क्या ज़रूरत थी 2024 में, जबकि पिछले 3 साल के टेंडर पूरे हुए ही नहीं है, काम भी पूरे नहीं हुए। अभी जब इतनी भारी संख्या में आप काम निकालते हो किसी भी शहर का, आज अगर हमारे शहर की स्थिति देखें तो हर जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, नए फ्लडिंग स्पॉट्स आए हैं, डिवाइडर्स डैमेज्ड है, रास्तों की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है, और जो केओस दिख रहा है, 15 लगभग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड ऑफिसर जो अपॉइंट करने थे वो अपॉइंट किए ही नहीं है प्रशासन ने। तो फिर इतना केओस जो है आज देख रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक जम रहा है, अनप्लैन्ड रोड्स खोल रहे हैं, जैसे कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड है। तो ये सब तकलीफें हम क्यों झेलें? क्योंकि सिर्फ घटना बाय मुख्यमंत्री जो है, जो मिंदे सरकार के है, जो गैंग लीडर है, उन्हीं को ये सब पसंद है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना, इसलिए हम झेलें? ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? अगर वैसे ही बात करने जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद को बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट समझती है, हमें बहुत बार पॉडकास्ट में सुनाई देता है, यूट्यूब पर हम देखते हैं कि 2 मिनटों में इतने हमने किलोमीटर बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, चांद तक बनाएंगे। लेकिन चांद तो हमें ज़मीन पर दिख रहा है, क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे चांद के सरफेस पे जैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्तों पे है। मुंबई गोवा हो, मुंबई नासिक हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, 4-4, 5-5 घंटे लोग ट्रैफिक में त्रस्त है, हैरान है। टोल तो भर रहे हैं, लेकिन रास्तों का कहीं पता नहीं है। तो ये क्यों हम झेलें, क्यों हम सहन करें? हमें तो कहा गया था कि जो कोकण में हमारे कोकणवासी जाते हैं, खास करके अभी गणपति बापा के जो फेस्टिवल को, तो हर साल हमें कहा जाता है कि अगले दिसंबर तक ये रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी पिछला दिसंबर भी निकल गया, जुलाई आ गया है, लेकिन रास्ता दिख रहा नहीं। और फिर तीसरी बात रहती है MSRDC की। नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड जो है, लगभग 2017 से अभी तक 7 साल हुए, 8 साल हुए, 10 साल से तो इलीगल CM के पास ये खाता है। 3 सरकारें बदली है, खुद CM है, लेकिन अभी तक ना एक गर्डर लग चुका है, ना कनेक्टर लग चुका है। पैसा तो आ रहा है MSRDC में, कॉन्ट्रैक्टर्स को तो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदला गया है। ये भी आज न्यूज़ आई है कि 6788 करोड़ से एस्केलेशन हुआ। ये जो इलीगल CM है, उनकी एक खासियत है, भले काम हो ना हो, काम होते तो है ही नहीं, लेकिन एस्केलेशन ज़रूर होता है। 100% एस्केलेशन से भी ज़्यादा होता है। और यही तकलीफ है इस महाराष्ट्र की, कि अगर आप देखें तो ना केंद्र सरकार के बजट में हमारे लिए कुछ था, महाराष्ट्र करके सबसे ज़्यादा करदाता होके भी, GST को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होके भी, और ना महाराष्ट्र के बजट में मुंबई के लिए कुछ था। यही हमारी तकलीफ है, यही दर्द है। और मैं आश्वासित करना चाहता हूँ इस राज्य के सारे नागरिकों को कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर में बनेगी, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये सारे रास्तों के कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इंक्वायरी लगाएंगे, जनता के सामने वाली इंक्वायरी लगाएंगे, पारदर्शक इंक्वायरी लगाएंगे। और जो भी में जो बात है दोस्तों, इसके मायने को समझिए कि कहीं ना कहीं आदत खाफिर उद्धव सेना तब अवश्य हर मुजफ्फरन के साथ जनता के मन में जब वो असमंजस दूर होगा कि असली शिवसेना कौन है। अगर नवंबर के चुनावों और बहुत बराबर है, अगर इन चुनावों में MVA जीत जाती है, अगाड़ी गठबंधन जीत जाता है, तो यकीन माने दोस्तों, ऐसी तेजी से उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, जिसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के मानचित्र से गायब हो सकते हैं। पहले ही इस वक्त उद्धव ठाकरे को लेकर, शरद पवार को लेकर, कांग्रेस को लेकर जनता में हमदर्दी है। ऊपर से राहुल गांधी सदन के अंदर रूप उद्योग आ रहे, जिसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई देती है। उग्र हैं शरद पवार, और उसकी वजह को समझिए, क्योंकि अमित शाह में लगातार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने कहा है कि एक तड़ी पार मुझे क्या सबक सिखाएगा। मैं आपको सुनाने वाला हूँ शरद पवार का बयान। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, शरद पवार को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से
जब वो बोलते हैं तो बहुत साफ तरीके से सुनाई नहीं देगा। उनका जो आप भाषण सुनेंगे वो बहुत स्पष्ट नहीं है, नॉले उसका अनुवाद मैं नीचे पेश करते रहूंगा। सुनिए शरद पवार में क्या कहा। कि जब गुजरात से वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं करते, और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचे। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये पारा किसने बढ़ाया? ये पारा बढ़ाया था अमित शाह में। याद कीजिएगा वो मुंबई आते हैं और उद्धव ठाकरे पर सबसे करारा प्रहार करते हैं, उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताकर। ये कहकर कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने कसाब को बेरियामी भी जो ये फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी